आदरणीय वीसी महोदया, डॉक्टर गणेश शंकर गिरी जी जो डीन है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आज की इस समारोह में जो उपस्थित विश्वविद्यालय की सारे स्टाफ, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स और इस समारोह में जो भाग लेने वाले जो आज की अतिथिगण, सबको मेरे तरफ से और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान आयुष मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे डॉक्टर गणेश सर ने कहा कि आज के ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो आने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 2022 का है, उसके उपलक्ष्य में हम जो एक काउंटडाउन प्रोग्राम 100 डेज से लेकर चालू किया है 13 मार्च से, उस दौरान इस कार्यक्रम को आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में चलाया जा रहा है। इस बार जो मंत्रालय ने और बाकी जो योग से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स ने जो डिसाइड किया है कि जो 100 डेज, 100 सिटीज एंड 100 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर दिन जो 13 मार्च से लेकर एक एक दिन एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक सिटी में योग की प्रोग्राम करेंगे। इस माध्यम से जो लोगों में जागरूकता लाए और जो आने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है जून 21 को, इसको एक भव्य रूप से मनाने का या सेलिब्रेट करने का एक लक्ष्य को लेकर हम इस काउंटडाउन प्रोग्राम को चला रहे और चलाया जा रहा है। इस दौरान हमें बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिल रहा है पूरा देश से। जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है वहाँ कई हजार लोग भी जुड़े हैं, 4 से 5 हजार लोग भी कुछ जगह जुड़े हैं। एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 13 मार्च के बाद हम इसको धीरे धीरे से एक टूरिस्ट इम्पोर्टेंस प्लेस के साथ भी जुड़कर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि एक जो योग की प्रमोशन है, योग की जागरूकता है और योग को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो परिश्रम या कुछ प्रयत्न हम कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। हालांकि इस साल हमारी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी अवसर है, उसको भी देखते हुए हम अभी पीछे 75वां दिवस जो योगा डे के लिए है, उस दौरान भी एक दिल्ली के लाल किला से 3000 लोगों की एक भव्य कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिसमें कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, एम्बेसडर्स और बाकी जो योगा इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उन्होंने भाग लिया था। योग धीरे धीरे से एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के रूप में हो रहा है, न केवल हमारा देश में बल्कि एंटायर ग्लोब, एंटायर वर्ल्ड में योग के प्रति जो रुचि है, वो इंटरेस्ट है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम एक 2019 के एक सर्वे के मुताबिक इंडियन मार्केट में ही, जो उसके साथ इंडियन मार्केट भी बढ़ रहा है, योगा की जो इंडियन मार्केट है वो भी बढ़ रहा है। 2019 की जो सर्वे के मुताबिक कम से कम करीब करीब 4 बिलियन जो बिजनेस है वो सालाना होते जा रहे हैं। और किया जा रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड का 2019 में जो बिजनेस, योगा मार्केट की बिजनेस की जो आंकड़ा थी वो 37.5 बिलियन डॉलर था, वो अभी 2027 तक 66.4 बिलियन डॉलर होने का आशंका जताया जा रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि योग कितना स्पीड पर
आगे बढ़ रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हम किसी रूप में भी ले लें, चाहे वो सेक्युलर समझिए, चाहे वो इसको रिलीजियस कहिए, क्या एक योग एज कल्चर समझिए, या योग एज हेरिटेज समझ लें, या हेल्थ सिस्टम या स्पिरिचुअल सिस्टम, कुछ भी रूप से, किसी न किसी रूप से योग को हम अपनाएं और उससे जो मिलने वाला जो लाभ है उसको हम अपनाएं। यही मेरा आप लोगों से विनती है और आशा है। इसमें मैं ये इसलिए यही कहूँगा कि जो सेक्युलर इसीलिए है कि अब हम किसी भी धर्म का इसमें देखेंगे तो चाहे वो भक्ति है, चाहे वो है, चाहे वो ज्ञान है, ये हर एक धर्म के साथ, हर एक रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम ये कहेंगे कि योग सेक्युलर है या योग किसी एक धर्म के लिए सीमित है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए कि योग का अलग अलग मार्ग है, हमारे भक्ति है, कर्म है और ज्ञान है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी धर्म के साथ हमें मिलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि योग हर एक धर्म के साथ एक एक किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है और उसका अपना असर दिखता है। वैसे देखा जाए तो भारत के कण कण में योग की अपना छाप दिखता है और दिखता भी है, और वी कैन फील इट वेरी वेल। इसके साथ साथ हमारी हर भारत की जो प्रजा है या इसमें है, उनकी तन मन में योग का कहीं ना कहीं एक अंश हमें जरूर देखने को मिलता है। इस शुभ अवसर पर ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से, उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर गणेश शंकर गिरी सर, और उनके साथ जो जुड़े हुए जितना भी जो फैकल्टी मेंबर्स है उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया है। और आयुष मंत्रालय की ओर से, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद ये भी देना चाहूँगा कि हमें इस मौके पर सम्मिलित करके हमें अपना कुछ मन की बात करने का एक मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबको धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, सभी को प्रणाम। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से विवेकानंद शिला स्मारक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से इस योग महोत्सव का सभी योग प्रेमी, योग भक्त और योग अनुष्ठान सभी को हृदयपूर्वक नमस्कार। हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और संतुलन, समग्रता और साथ साथ में जो आनंद, योग इसी का जो भूमिका है, इस तीनों बिंदु जो है विषय है, हम सभी को ज्ञात है कि आज की परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक व्यवस्था में, हम सभी का एक व्यावहारिक जीवन में स्वास्थ्यता, संतुलन और समानता के साथ में जो आनंद की अनुभव, और योग इसके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और योग इस तीनों बिंदुओं में अलग अलग दृष्टि में और सबको तीनों मिलकर भी एक अद्भुत योगदान भूमिका है।
शब्द की अर्थ पर स्वास्थ्य, उसका अर्थ ही स्वस्थ। निज स्वरूप, अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, उसको कहा गया स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति, किसी आदमी, एक मनुष्य स्वस्थ है, स्वस्थ है, उसका अर्थ ये होना चाहिए उसकी मन, हृदय अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी स्थिति में, अपना मूल स्थिति पे स्थिर है या नहीं है। थोड़ा सा विश्लेषण करें तो ये निष्कर्ष निकलेगा, एक चंचल मन, विकार मन, जिस मन में वृत्तियों की संघर्ष, वृत्तियों की वेग, वृत्तियों की दृढ़ता, वृत्तियों की बलवत्तता, जहां मन वृत्तियों से पीड़ित होता है, जैसे पतंजलि महर्षि ने कहा, चित्त वृत्ति रहित चित्त, निवृत्त वृत्ति चित्त, जो अपना निज स्वरूप है। हम जैसे योग शास्त्र के अंतर्गत में पुरुष कहा गया, कुछ सूत्रों में महर्षि पतंजलि उसको धर्मी भी कहा गया, पुरुष भी कहा गया, दृष्टा कहा गया। तो सही अर्थ में पुरुष, दृष्टा, धर्मी, वृत्ति रहित, निवृत्त वृत्ति, ऐसा जो स्थिति अपने में रहते हैं, रहना चाहिए, वो स्थिति है सामान्यतः, साधारणतः उच्च स्तर पर आदर्श स्वस्थ है। इसका दूसरी कोण से देखें तो हर एक मनुष्य का अस्वस्थता, रोग का कारण, अस्वस्थता का कारण मन की चंचलता, वृत्तियों से पीड़ित। इस वृत्तिहीनता के लिए, वृत्तियों को कम करने के लिए जो महर्षि पतंजलि की यहां योग शास्त्र में जो बिंदु दिया गया, उस वृत्तियों को धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग्य से निरोध करते हुए वृत्ति पूर्ण चित्त से वृत्ति रहित चित्त, और अंततः चित्त का भी प्रकाश देने वाला पुरुष का स्थिति में जब हम जाने के लिए जो मार्ग होते हैं, उस मार्ग है योग। जो स्वास्थ्य, स्वस्थता की सही या एक ही मार्ग योग होती है, शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों का शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शरीर से मन को अलग कर कर शरीर की वृत्ति से चित्त वृत्ति को दूर करने का जो मार्ग है, जो पतंजलि योग सूत्र में विस्तार से महर्षि पतंजलि ने इनको अपने सामने रखते हैं,
योग मार्ग का अलग अलग साधनाएं, प्राणायाम हो सकता है, जप हो सकता है, ईश्वर प्रणिधाना दुआ हो सकती है। हर एक पद्धति वृत्ति रहित स्थिति में पहुंचने का या वृत्ति रहित स्थिति को अनुभव करने का मार्ग है। एक अद्भुत विशेष विशिष्टता इसमें है, उस वृत्ति रहित स्थिति को अनुभव करना ही आनंद है, जो हम हैप्पीनेस कहते हैं। आनंद स्थिति, शांत स्थिति, संतुलन स्थिति, समत्व स्थिति, मनोराहित्य स्थिति, अमनी भाव स्थिति, ऐसा अलग अलग नाम योग शास्त्र में हमको मिलते रहते हैं। ये सभी का निचोड़, ये सभी का लक्ष्य और आदर्श सूचित करते हैं कि उस निर्मल निर्माल्य पुरुष स्थिति, जो किसी व्यक्ति को आनंद की अनुभव होना है, जो वृत्तियों का वेग कम करना पड़ेगा, या किसी व्यक्ति किसी मनुष्य आनंद का अनुभव का प्रकटित किया है, उसका अर्थ यह है कि उस अनुभव की क्षण में वृत्ति रहित हो चुका है। माने शांत स्थिति, विश्रांत स्थिति का अर्थ यह है कि चित्तवृत्ति निरोधन की मार्ग है। इसीलिए स्वस्थता, स्वास्थ्य और हैप्पीनेस वो साथ में जाएगा। मैंने अंग्रेजी में हम बोलना है, ए हेल्दी मैन इज ए हैप्पी मैन, ए हैप्पी मैन इज ए हेल्दी मैन, ऐसा कह सकते हैं। मगर हैप्पीनेस, आनंद की निर्वचन, आनंद की विस्तार सूक्ष्म स्तर पर हम जब पहुंचेंगे, आनंद की मीमांसा करेंगे, तो इस निचोड़ में हम पहुंचेंगे कि आनंद मने, आनंद का स्थिति मने मन का विकार रहित स्थिति। मन का विकार रहित स्थिति का अर्थ ये होगा, मन की वृत्तियों को या वृत्ति रहित स्थिति है। विकारों का भी अलग अलग रेखाएं, अलग अलग किरण, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसलिए भगवत गीता में काम क्रोधोद्भवम वेगम ऐसा कहा गया। काम, क्रोध और बाकी सभी मन की वेग का फल है। मन का वेग, चिंतन, वृत्ति, अंग्रेजी में कहना है तो एंगर, जेलसी, लस्ट, ये सभी जो 6 डायमेंशंस जो है, ऑल दीज आर ऑल रिजल्टेंट ऑफ स्पीड माइंड, स्पीड ऑफ द थॉट्स, फास्टनेस ऑफ द थॉट्स। काम क्रोधो उद्भवम वेगम ऐसा कहा है भगवत गीता में। और हम सभी को यह भी पता है, इस क्रोध का ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। माने मन की किसी विषय कर भोग पर लालच पड़ेगा, उस लालच से संग आएगा, उस संग से बाकी सब का पूरा गिरावट गिर जाएगा। असंग स्थिति, निस्संग स्थिति, उस असंग स्थिति, निस्संग स्थिति ही स्वस्थ स्थिति है। उस असंग निस्संग स्थिति ही आनंद स्थिति है। कितना भी आर्गुमेंट्स हम कर सकते हैं, कितना भी हम प्रश्न उठा सकते हैं, मगर इस 2 बिंदु स्वस्थता और आनंद की पूर्णतः सूक्ष्म स्तर पर हम विचार विमर्श करेंगे। ये दोनों जुड़ा हुआ स्थिति है।
और दोनों जुड़ा हुआ स्थिति में है, माने आदर्श लक्ष्य स्थिति है, वृत्ति निवृत्त स्थिति है, वृत्ति निरोध स्थिति है। A happy state of the person, happy state of the mind is a state of the mind which is quite calm, serene, relaxed, slow mind, quiet mind, where the rush of the thought is reduced, speed of the mind is reduced. And उस स्थिति पे शांतता का, और इस शांतता विश्रांत स्थिति समस्थिति में आना, ये हार्मनी है। जब तक व्यवहारिक स्थिति में अपना आंतरंगिक जीवन और सामाजिक जीवन, अपना व्यवहार, अपना आंतरंगिक व्यवहार, मन में उद्भव होने वाला भावनाओं को अपने साथ में सृष्टि में जितना भी प्राणियां हैं, पंचभौतात्मिक जो सारा सृष्टि है, इस पंचभौतात्मिक सृष्टि के साथ में हमारा संबंध, बांधव्य, प्रतिक्रियाएं, प्रतिसार कैसा होगा, माने व्हाट विल बी आवर रिलेशनशिप, व्हाट विल बी आवर रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स to the entire world we come in contact with. We come in contact with many things in the whole day. पूरा दिन भर हम अलग अलग अपना पंचेंद्रियों की आधार पर, पंचेंद्रियों को उपयोग करते हुए अलग अलग चीजों के साथ में हम स्पर्श आते रहते हैं। इसके स्पर्श होने के संबंध में, इस विषय भोगों का स्पर्श से हम शांत रहेंगे और उसके साथ में हम बह जाएंगे। बहना नहीं है, ये हार्मनी है। बह जाएंगे तो हम दुखी रहेगा। इसीलिए हार्मनी, हैप्पीनेस और स्वास्थ्य, ये तीनों भी साथ में मिलजुलाकर एक ही सूत्र में बांधा हुआ भारतीय सनातन धर्म का, उस योग दर्शन का एक अद्भुत निचोड़ है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि स्वास्थ्यता माने सिर्फ फिजिकल हेल्थ ऐसा नहीं है। नॉट इवन मेंटल हेल्थ, नॉट इवन साइकोलॉजिकल हेल्थ, a final absolute health means a state of chitta vritti nirodha sthiti. A perfect happiness is the state of absolute calmness, चित्त वृत्ति निरोध स्थिति। जब ये दोनों स्थिति रहेगा, मनुष्य, आदमी, व्यक्ति, प्राणी, जीवी संसार से, सृष्टि से हार्मनी में रहेगा, संतुलन में रहेगा, समानता में रहेगा, समग्र संतुलित स्थिति में रहेगा। We should not forget that unless happiness and the harmony to their final dimensions alone will be a final harmony in us. Otherwise, थोड़ा थोड़ा सा dimensions, थोड़ा थोड़ा सा percentage है, 5%, 10%, तो there will be a flux, always there will be a fluctuations, and हम कहते रहेंगे जीवन सुख दुख का है, मगर इस जीवन में पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद हम पा सकते हैं, उस संपूर्ण पूर्ण आनंद में रह सकते हैं। ये योग का स्टैंड, योग की महत्वपूर्ण संदेश अपना सामने रखा है। और इस अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का जो 3 सागर की संगम, मैं प्रवास में हूं। आज अभी विवेकानंद केंद्र जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है, पोर्ट ब्लेयर, उस द्वीप समूह की विवेकानंद केंद्र का पोर्ट ब्लेयर की जो अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप में जो पोर्ट ब्लेयर है, वहां से मैं आप सभी के सामने
कुछ बिंदु रखने का अवसर मेरे को मिला है, मैं बहुत ही भाग्यवान समझता हूं। और इस योग महोत्सव में भारतीय सनातन धर्म संस्कृति का ढंका और शंखाराव बजे, और सिर्फ एक थेरेपिटिकल चिकित्सा की दृष्टि में योग को नहीं देखकर एक धर्म की आधार पर जीवन शैली, उस धार्मिक जीवन की आधार पर जो जीवन शैली होगा वो है योग का जीवन। ऐसा एक धार्मिक जीवन में हम स्थिर हो, प्रतिष्ठित हो, ऐसा हम अपना जीवन प्रयास करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण और ध्यान और समाधि भी उसी प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय हम सभी के सामने है विचार के लिए, और सभी को इस बिंदु पर आपके सामने रखने के लिए जो अवसर दिया है सागर विश्वविद्यालय से, और इस योग महोत्सव की जो संगठनात्मक व्यवस्था की दृष्टि में सभी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर सहृदय नमस्सुमांजलि, प्रणाम और नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, अब आवाज आ रही है मेरी? बहुत धन्यवाद। अवरोध हुआ लेकिन इतनी अच्छी बातें प्रोफेसर राव जी के द्वारा सुनने के लिए मिली, मेरे लिए भी काफी ज्ञानवर्धक थी। इसी विषय पर जितना मैं सोच रहा था बोलने के लिए, उसमें से लगभग सारी बातें राव सर ने हम सबके समक्ष रखी हैं। फिर भी सार बिंदु के रूप में कुछ अपनी बातें आप सबके साथ साझा करूंगा। जो आज का विषय है हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का भी जो ध्येय वाक्य है, जिस वाक्य को हम अपना लक्ष्य, अपना विजन, मिशन मान करके कार्य कर रहे हैं, वो भी है हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। थोड़ा शब्द आगे पीछे, हमारे यहाँ हेल्थ, हैप्पीनेस फिर हार्मनी है। आज का जो विषय है उसमें हेल्थ, हेल्थ के बाद फिर हार्मनी और फिर हैप्पीनेस। तो मैं उसी क्रम से बोलूंगा जिस क्रम से हम अपना ध्येय वाक्य हमने निर्धारित किया हुआ है। 4 शब्द से आप सभी परिचित होंगे। तो तन, शरीर, बॉडी, मन, माइंड। तीसरे नंबर पे जन, दूसरे लोग, अदर्स, और वन, हमारा संपूर्ण पर्यावरण। अब जो ये 3 वाक्य हमने रखे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो हार्मनी हो, ये बहुत चिंतन के बाद शब्द आए हैं। और चिंतन कुछ ऐसा है कि योग शब्द के 3 पारंपरिक अर्थ हैं। जितने भी योग के अध्येता हैं, योग के आचार्य हैं, वो सब जानते हैं कि योग 3 अर्थों में आता है। योग का अर्थ है संयम, योग का अर्थ है समाधि, और योग का अर्थ है योग अर्थात जुड़ना, यूनियन। तो यहाँ पर ये 3 अर्थ मात्र नहीं है, ये योग के 3 सोपान हैं। जैसे हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग 8 सोपान की बात करते हैं, वैसे ही योग शब्द के 3 सोपान हैं, इस अर्थ में ही नहीं थे। तो पहला सोपान जो है वो संयम है, दूसरा है समाधि, और तीसरा है योग, यूनियन। अब हम देखें तो 3 चीजें हमें हमारे जीवन में चाहिए। हेल्थ चाहिए सबको, हैप्पीनेस चाहिए और हार्मनी चाहिए। तो कहते हैं तन से हेल्थ जोड़ दीजिए, बॉडी को हेल्दी बना दीजिए, मन से हैप्पीनेस जोड़ दीजिए, और जन से हार्मनी जोड़ दीजिए। जन मतलब जो भी दूसरे व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर हमारा सामंजस्य हो जाए, तो इस पूरी परिकल्पना को, इस पूरे व्यवहार को, इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे अभ्यास को, इस पूरे दर्शन को हम कहते हैं समग्र योग, होलिस्टिक लिविंग। अब इसके सूत्र क्या है? आखिर व्यक्ति स्वस्थ हो तो हो कैसे, प्रसन्न हो तो हो कैसे, सामंजस्यपूर्ण हो तो हो कैसे? तो उसका सूत्र, योग का अर्थ, जो योग शब्द का अर्थ वही बताता है। संयम का, जो योग का पहला अर्थ है संयम, वो सूत्र है हमारे स्वास्थ्य का। अगर हमें हेल्दी रहना है तो कंट्रोल ओवर डाइट, कंट्रोल ओवर स्लीप, कंट्रोल ओवर आवर एक्सरसाइज। 3 आधार तुम माने गए हैं, आहार, निद्रा और व्यायाम। और आज जितने तरह के हम बीमारियों से ग्रसित हैं, या जो हम अनहेल्थ या अस्वास्थ्य की बात करते, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो भोजन में कहीं ना कहीं असंयम आ गया, कहीं ना कहीं निद्रा में असंयम आ गया, डिस्टर्बेंस असंयम से ज्यादा, और या फिर कहीं ना कहीं व्यायाम इत्यादि में संयम। अब संयम का मतलब नहीं कि कंट्रोल, संयम का मतलब है जितना जरूरी उतना जरूर करना, उससे कम भी नहीं करना और ज्यादा भी नहीं करना। संयम सकारात्मक अर्थ है।
संयम सिर्फ नकारात्मक नेगेटिव सेंस में नहीं है। संयम का मतलब है आदर्श अवस्था, आहार की आदर्श अवस्था, निद्रा की आदर्श अवस्था और व्यायाम की। शरीर के लिए 3 चीज अनिवार्य है। और अब क्योंकि हम साइकोफिजियोलॉजिकल बात करते हैं, मनोदैहिक की बात करते हैं, तो मैं उस पर आगे आऊंगा, लेकिन ये 3 अनिवार्य है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से एक बहुत अच्छी बात साझा कर रहा था कि आज से कम से कम 10-15 साल पहले की घटना है कि हमारी दादी जी, मैं भी मध्य प्रदेश से मूल था, तो वो गंगा स्नान करने जाती थी। तो हमने देखा था कि वो छोटे छोटे चावल की, दाल की पोटली लेके जा रही, लकड़ी लेके जा रही। तो हम लोग पूछते थे कि आप इतना सामान लेके क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ से गंगा का जो प्रयागराज की दूरी हो लगभग 150 किलोमीटर। तो पता चला कि उनको पैदल ही जाते थे वो लोग, और पैदल जाने में उनको 3 दिन लगता था। तो 3 दिन लगता था, तो इसलिए अपना खाना पीना सब बांध के चलते। तो यहाँ पर हमें ये बात बताना महत्वपूर्ण है। इसमें जो संदेश छिपा है वो संदेश ये कि स्वास्थ्य का रहस्य, क्योंकि पहला रहस्य भोजन, आहार, जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, कि भोजन इतनी शुचिता के साथ, इतनी पवित्रता के साथ किया जाता था कि वो बाहर का वो लोग कुछ भी नहीं खाते थे। और आज से 15-20 साल पहले इतनी चीजें थी नहीं। आज देखिए, आज आहार रोडों पे है, कहीं पर भी आप, जिसको हम कहते हैं आजकल स्ट्रीट फूड के नाम से बहुत फेमस हो गई चीजें, हम कहीं पे भी कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो भोजन का संयम, पाकशाला में, रसोई में, जिसको मनपूर्णा ग्रह कहते हैं, वहीं पर भोजन हो, बड़े संयमित भाव से हो, 2 ही बार हो। उसके बहुत सारे नियम है, आयुर्वेद बड़े विस्तार। तो पहला संयम भोजन पर, और भोजन का सूत्र यही है कि भोजन कोई आपको बता नहीं सकता कब करें, कितना करें, क्या करें। ये आपको खुद ही अपने अनुभव के द्वारा, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा है। क्योंकि जीवन में जब हम बहुत बालक रहते हैं, शुरू में तो हम कुछ भी खाएं पिए सब पचता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उत्तरार्ध की तरफ जाते हैं, जैसे हम डिक्लाइन करने लगते हैं, तो संयमित होने की जरूरत। हम एक्सपेरिमेंट से अपने भोजन को सही करें। दूसरे नंबर पे है निद्रा, क्योंकि शरीर के लिए जितना शक्ति की आवश्यकता भोजन से, उतनी उस शक्ति के संचारण के लिए, उस शक्ति पुनर् जीवन के लिए निद्रा भी आवश्यक है। और तीसरे नंबर पर है व्यायाम। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। दूसरे नंबर पे संयम से तो हमें स्वास्थ्य मिलेगा। दूसरा जो सूत्र है वो है हैप्पीनेस, जिसको हम कहते हैं प्रसन्नता, खुशहाली। तो खुशहाली और प्रसन्नता कैसे आए, तो उसका जो सूत्र दिया है वो सूत्र है योग का दूसरा अर्थ, समाधि, चित्त की एकाग्र अवस्था। प्रोफेसर राव भी बड़े विस्तार से महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर बड़े दार्शनिक विचार रख रहे थे। तो मेरे लिए बड़े ज्ञान वर्धक विचार थे। और वहीं पर सूत्र है कि हम कैसे प्रसन्न रहें। तो महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा। प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का एक ही सूत्र है, कंट्रोल ओवर माइंड, जिसको हम आम शब्द में कहते हैं माइंड मैनेजमेंट। अब चित्त और चित्त की वृत्तियां क्या है, इस पर तो कम से कम लाखों पृष्ठों में व्याख्याएं लिखी हुई है, लेकिन सरल शब्द चित्त का अर्थ मन और वृत्ति का अर्थ मन की गतिविधियां। तो मन की गतिविधियां क्या है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं, भावनाएं हैं। तो अगर इस पर हमारा नियंत्रण हो जाए, तो नियंत्रण हो जाए से तात्पर्य क्या है, तो महर्षि पतंजलि खुद ही कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, ये 2 प्रकार के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब जो हमें अधोगामी, जो हमें डिग्रेड कर, और अक्लिष्ट का मतलब है अपग्रेडेशन वाले। तो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं जिससे हमारा उत्थान हो, ऐसे भी विचार आते हैं जिससे हमारा पतन हो। कहते हैं कि योग बेसिकली वो प्रक्रिया है, वो अभ्यास है, जिससे हम अपने उन विचारों पर, उन वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लें जो हमें मनुष्य से पतित करती। एक बहुत हास्य व्यंग है कि चार्ल्स डार्विन की खोज है कि हजारों साल में मनुष्य मतलब बंदर से मनुष्य बनने में हजारों साल लग गए। किसी ने उस पर बहुत अच्छा कमेंट किया कि चार्ल्स डार्विन अगर थोड़ा और अध्ययन करते तो एक चीज और पाते कि मनुष्य वापस बंदर 1 सेकंड में बन जाता है, मतलब उसकी चित्त की वृत्तियां विक्षिप्त हो जाती। इस पे किसी योगाचार्य ने बड़ा रोचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मनुष्य ही बना रहे हो, वापस बंदर ना बन जाए, यही प्रक्रिया योग है। यही आचार्य पतंजलि कह रहे हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थात हम अपने उत्थान के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कार्य करें। और प्रसन्नता का एक ही सूत्र है कि अपने विचारों का हम वर्गीकरण करें, अपनी स्मृतियों पर नियंत्रण स्थापित करें, अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण स्थापित करें। तो 2 चीज तो व्यक्ति के स्तर पे है, तन और मन। तो तन स्वस्थ हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो हम कहते हैं अब हम समग्र हो गए। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि हम इस एक समाज में रहते हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं, असल ब्रह्मांड में रहते हैं।
हमारी जो सराउंडिंग, हमारा जो पर्यावरण है, अगर इसके साथ हमारा सामंजस्य नहीं है, इसके सुख में हम सुखी नहीं, इसके दुख में हम दुखी नहीं है, तो हम समग्र स्वास्थ्य के जो उद्घोषणा उस तरफ नहीं जा सकते। तो उसका सूत्र का यूनियन, कनेक्शन विथ ईच एंड एवरी एंटिटी, वो चाहे वो पाषाण हो, एक पत्थर हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई मनुष्य, कोई भी शक्ति, जो कुछ भी इस दृश्यमान जगत में, विजुअल वर्ल्ड में है, उस सबके साथ हार्मोनिक कनेक्ट करना। आखिर ये कैसे संभव कि मेरे सामने कोई एक भूखा व्यक्ति खड़ा है और मैं अपनी प्लेट में आधा खाना खा करके आधा खाना फेंक रहा हूं, या संभव? लेकिन ये तब संभव है जब मैं किसी से जुड़ा नहीं हूं, मैं मानसिक रूप से कहीं ना कहीं सबसे अलग हो चुका। तो तीसरी जो जरूरत है, जिसको हम आज यूनिवर्सलाइजेशन कह रहे हैं, वैश्वीकरण की जो बात करें, वो सबके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। जैसे हम अपने माता पिता भाई बहन से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो उनके सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। जिस दिन हम इस अखिल ब्रह्मांड के साथ, जिस पशुओं के साथ, वृक्षों के साथ इस तरह से जुड़ पाएंगे, तो सच में हम समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आज के इस अवसर पर कहना चाह रहा था। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबके लिए और इस विश्व के सबसे प्राचीन योग विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, इस विभाग के अध्यक्ष गुरुदेव प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। कि इस कार्यक्रम में युवा महोत्सव जो पिछले कई दिनों से मनाया जा रहा है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर एवं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मोड में ये एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें कुछ वक्ताओं को अभी आपने सुना, वो हाइब्रिड मोड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बताया कि ये कार्यक्रम कैसे पिछले कुछ दिनों से ये आयोजित किया जा रहा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मध्य अभी जिनको हमने सुना, श्री हनुमंथा राव जी, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, ये एक ऐसी जगह से हैं, स्थान से हैं, स्वामी विवेकानंद आश्रम, जो लोग वहाँ पर गए हैं। आज हम जो हैप्पीनेस और हार्मनी की हम बात कर रहे हैं, तो यदि आप इस केंद्र में जाएं तो अवश्य ही आप एक ऐसी अनुभूति प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस स्थान पर एक अंदर से इटर्नल, जिसे हैप्पीनेस कहते हैं, उसकी एक अनुभूति होती है। और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ 3 समुद्रों का ऐसा संगम होता है। अभी हम 3 चीजों की चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस, और इन तीनों के संगम से हमें जो मिलता है, जो आनंद मिलता है, और किसके माध्यम से मिलता है, वो हमें योग के माध्यम से मिलता है। तो आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर ईश्वर आचार्य, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जिनके सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हमने उनको भी सुना। और अन्य भी डॉक्टर अर्पित दुबे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम कैसे हैप्पीनेस को हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमारे मध्य योगाचार्य विष्णु आचार्य जी हैं, और इतने सीनियर योगाचार्य, मुझे पूरी आशा है कि हम उनसे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और स्पेशल गेस्ट जिनको हमने सुबह भी सुना ही नहीं, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने कितने योग से योगा करा रहे थे गौड़ प्रांगण में। ये बहुत ही सुखद एक अनुभूति है। योगाचार्य NR भार्गव जी, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा MP ब्रांच जबलपुर से हैं, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने कितना समय विश्वविद्यालय के लिए दिया। हमारे योग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गणेश शंकर गिरी जी, जिन्होंने ये पूरा बीड़ा उठाया। जब ये चर्चा हुई कि हम लोग ये एक जो 75वां हम लोग वर्ष मना रहे हैं स्वाधीनता का, और उसके साथ ही योगा दिवस कुछ वर्षों पूर्व ये शुरू हुआ,
और ये भी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये इंटरनेशनल योगा डे हमारा भारत ही था जिसने इस इंटरनेशनल योगा डे को जन्म दिया। और वो ऐसे कि 27 सितंबर को 2014 को जब यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हो रही थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा कि इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना चाहिए। और उसको 177 देशों ने एकदम से हामी भर दी कि नहीं, हमें इस दिन को अवश्य मनाना चाहिए। और तभी ये डिसाइड हुआ कि 21 जून को हर वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनने लगा और साल दर साल हम लोग इस दिवस को हम लोग मनाने लगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में योगा का इतना महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि योगा का जन्म भारत में ही हुआ। आज सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे जब माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे कि योगा, अगर हम किसी भी विदेशी किसी भी एक देश में हम जाते हैं तो वहाँ पर यदि योगा की बात आती है और उन्हें मालूम पड़े कि कोई भारतीय आया है तो एकदम से श्रद्धा से भाव झुक जाते हैं कि ये उसी देश से है जिसने योगा को जन्म लिया है। और क्यों ना हो, क्योंकि योगा हमारे देश में यदि हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वेदा में भी इसका योगा का जिक्र किया गया है। तो ये इसका जन्म यहाँ से हुआ। और क्या ये एक सौभाग्य की बात नहीं है कि यदि हम पूरे देश में योगा विभाग की बात करें तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय ही है जिसमें पहला इंडिपेंडेंट योग डिपार्टमेंट पूरे देश में स्थापित है। और योगाचार्य जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे इसी विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र रहे हैं और आज हमारे मध्य में हैं। अभी हम लोग जो इस थीम पर चर्चा कर रहे थे, जी हाँ, जोर से एक बार बजा दिए तालियां। हम लोग बहुत एनर्जेटिक हैं क्योंकि योगा के ये है योगाचार्य जी जिनको आप सभी से देख रहे हैं। ये कहलाती है एनर्जी। एंड वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? आई थिंक दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम योगा। तो इन द मॉर्निंग ही वाज टेलिंग अस कि मैं 75 साल का हो गया हूँ। 75 साल के हो गए हैं और अभी भी इतनी आगे, इनका नाम भी बोल दे तभी ये खड़े होकर ये योगा का अभ्यास करने लगते हैं। तो दिस इज व्हाट योगा हैज टॉट हिम, दैट यू हैव टू बी एनर्जेटिक थ्रू आउट योर लाइफ। और बहुत ही कॉमन लैंग्वेजेस में, बहुत कॉमन लैंग्वेज में यदि आपको कोई बड़ा एनर्जेटिक आदमी कहीं दिख जाता है, क्यों बेटा क्या बात है, समथिंग रॉन्ग है, उस कोने में क्या चर्चा चल रही है, एनी प्रॉब्लम है? तो यदि आप किसी एनर्जेटिक पर्सन को देखते हैं तो अनायास आपके मुंह से निकलता है कि क्या आप योगा करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? दैट योगा इज समथिंग व्हिच फिल्स यू अप विथ एनर्जी। और ये एनर्जी जो आपके अंदर आती है, आपको ये बड़ा, मैं अभी बैठे बैठे थोड़ा सा सोच रही थी कि एक हेल्थ है, एक हार्मनी है, एक हैप्पीनेस है। ये तीनों जो शब्द हैं, तीनों एच से बने हुए हैं। और ये तीनों जो शब्द एच से बने हुए, तीनों में कॉमन बिकॉज इट इज एन एच, इसमें 3 डंडियां बनी हुई हैं जो जोड़े हुए हैं एक दूसरे को। और यदि हम योगा की बात करें तो योगा में क्या है? योगा में भी 3 डंडियां बनी हुई हैं। और ये जो 3 डंडियां हैं, अगर हम योगा करते हैं तो हमें हेल्थ भी मिलती है, हार्मनी भी मिलती है और हैप्पीनेस भी मिलती है। तो योगा हैज बिकम पाइवटल। कहते हैं ना कि एक अगर पाइवट पर हम किसी को चरखी यदि हम घुमा दें तो इस योगा पर यदि हम चरखी हम घुमा देंगे तो इस चरखी में हमें सभी चीजें मिल जाएंगी। एंड दैट इज हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस। हेल्थ कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग दुनिया में सब कुछ किस लिए करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग प्रसन्न रह सकें। आप पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट आने की क्यों कोशिश करते हैं? कि हमारे अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर इसलिए आए क्योंकि हम प्रसन्न होंगे। हम प्रसन्न होंगे, हमारे टीचर्स प्रसन्न होंगे, हमारे टीचर्स प्रसन्न होंगे, हमारे पेरेंट्स प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्नता सिर्फ आपके अंदर ही नहीं है,
प्रसन्नता दूसरों को प्रसन्न करने में भी आपके अंदर प्रसन्नता है। इफ यू मेक अदर्स फील हैप्पी, यू विल योरसेल्फ फील हैप्पी। ये आप आजमा कर देखिए। एक दिन मान लीजिए आप किसी को कष्ट पहुंचा दें जाने अनजाने में, पूरे दिन आपका मूड ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं मैं बेवजह मैंने उसको परेशान किया, और अंदर से आप गिल्टी फील करने लगते हैं। और मान लीजिए आपने सुबह आप उठे, प्रसन्नचित उठे, और कुछ नहीं कीजिए, एक मुस्कान, a smile on your face, which is depictive of a hormone which is being released inside you, serotonin and dopamine. ये hormones, they are known as the happiness hormones. आप जितना मुस्कुराएंगे, जितनी आप फ्रेश एयर लेंगे, उतने ही ये हार्मोन रिलीज होंगे। जितने ये हार्मोन रिलीज होंगे उतने ही आप प्रसन्न होंगे, और जब आप प्रसन्न होंगे तो आप ऐसी अच्छी अच्छी आदतें करेंगे कि आपके पास में कोई बैठा है, आप किसी से मिल रहे हैं, आप उसकी छोटी सी, बहुत छोटी सी, मैं कहती हूँ छोटी सी एक तारीफ कर दीजिए। आपको तो कुछ नहीं गया ना, आपने क्या किया, आपके मन के अंदर भी एक प्रसन्नता हुई, और जिसके बारे में आपने तारीफ की वो भी प्रसन्न हो गया, आप भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। अभी बात हो रही थी कि यदि हमें हार्मनी की बात करनी है तो हार्मनी में सभी को प्रसन्न रहना है। तो इसीलिए अ स्माइल ऑन योर फेस इस बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत से लोगों के चेहरे पर स्माइल आ भी गई, वो मुस्कुराने लगे, सीरोटोनिन मुझे सिक्रीट होने लगी, डोपामिन सिक्रीट होने लगी, और हम सब प्रसन्नचित यहाँ पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि योगा ने देखो हमको क्या सिखाया। दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। योगा ने हमें क्या सिखाया? हम पिछले कई दिनों से योगा कर रहे हैं, और ये योगा करने के बाद हमने क्या सीखा? मैं सुबह भी ये कह रही थी, इससे अगर हम ये सोचें कि हमारे हेड साहब ने तो कहा है कि योगा दिवस हमें मनाना है, पहले एक दिन था, अब चलो 10 दिन इन्होंने करवा लिया, 20 दिन करवा लिया, और चलो छुट्टी मिली। मैं कहती हूँ 20 दिन के बाद आप कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि छुट्टी मिली इससे, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू हैव टू अडॉप्ट योगा इन योर लाइफ स्टाइल। और जब आप योगा को अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लेंगे, इट विल बिकम अ रूटीन। जैसे आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, दिनचर्या करते हैं, यूनिवर्सिटी या ऑफिस या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उसी तरह से योगा becomes a part of your life. And when yoga becomes a part of your life, this health, harmony and happiness, it will automatically arise. बिल्कुल, ये तो जैसे कहते हैं ना, उसके साथ ही इसी कॉरोलरी है, जब हम योगा करेंगे ये हमारा मन प्रसन्नचित हो जाएगा, और जब मन प्रसन्नचित हो जाएगा हम खुशी खुशी रह सकेंगे। हम कहते तो बहुत है। मुझे एक चीज पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी किसी ने कवर नहीं किया है, एंड इट इज समथिंग व्हिच आई कैन शेयर विद यू, कि जैसे हम सारी चीजें मापते हैं ना, पानी की क्वालिटी हम देख लेते हैं, अपनी हेल्थ की क्वालिटी देख लेते हैं, ब्लड का एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ऐसे हम हैप्पीनेस का भी एक इंडेक्स बनाया गया, और ये देखा गया कि हर देश कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। वही हम भी कंप्यूटर थे, 149 कंट्रीज में ये असेस किया गया कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। तो हमारा जो भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स आया 2011 में 117 आया, उसके बाद 2018 में 120 आया, उसके बाद 2019 में 124 आया, 2020 तक आते आते 144, रैंक नीचे हम लोग 144 नंबर पर 2020 में पहुंच चुके थे, आउट ऑफ 149 कंट्रीज। क्या हम इतना दुखी रहते हैं? तो क्या ये योगा का हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इज इट नॉट इफेक्टिव एट ऑल? या क्या हम लोग इसकी अवेयरनेस प्रॉपर्ली नहीं प्रोपोगेट कर पा रहे हैं? लेकिन पिछले साल इसका नंबर थोड़ा सा ऊपर उठ गया और ये 144 से 139 पर आ गया। तो मेहनत कीजिए, हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स को हम ऊपर बढ़ा सकें। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में आया, आखिर वो कौन सा कंट्री है जो नंबर 1 आ रहा है। मैंने पढ़ा और उसमें देखा कि फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो
पूरी दुनिया में उसका हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 है। इस साल नहीं, पिछले 5 वर्षों से मैं पढ़ा 5वां साल, और वो हैप्पी 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 ही रहा है। इसमें क्या चीज है ऐसी? व्हाट इज इट इन दैट कंट्री विच मेक्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री हैप्पी? फिर मैंने एक प्रश्न और डाला कि व्हाट इज इट, वो क्या वजह है कि फिनलैंड के लोग इतना प्रसन्न रहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 5 वर्ष किसी को ट्रॉफी मिल जाए तो आप सोच लीजिए स्पोर्ट्स में भी मिल जाती है। यहाँ स्पोर्ट्स के हमारे डायरेक्टर बैठे हो, अरे वो तो ऐसा झूमता है कि भाई मैं तो ट्रॉफी लिया है 5वें साल की। तो अगर एक ऐसा कंट्री, हम हैप्पीनेस को खरीद तो नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस ऐसी नहीं है कि हमने सोचा कि बाजार जाओ, हमारा रिच कंट्री है, हम हैप्पीनेस खरीद लेंगे और हम नंबर 1 आ जाएंगे। वी हैव टू अर्न हैप्पीनेस। हम कैसे अपने नागरिकों को हम लोग प्रसन्न रख पाए? तो प्रसन्नता को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम अपने सिटीजन्स को कैसे प्रसन्न रखें? इट हैज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, फिनलैंड। इट हैज वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग कंडीशंस, फिनलैंड। इट हैज दोज कंडीशंस, लीव। मेरे पास एप्लीकेशंस आती रहती हैं कि हमें इतनी लीव चाहिए, इतनी लीव चाहिए। मैं सोचने लगती हूँ कि क्या वाकई में लीव चाहिए? लेकिन फिनलैंड में ये पूछा ही नहीं जाता है, आपको कितनी लीव चाहिए, लो जाओ लीव ले लो। बट द क्वालिटी ऑफ वर्क डज नॉट सफर। वो अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को हम लोग मेंटेन वो करते हैं, और इसी के साथ साथ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत खूबसूरत कंट्री है। जब बाहर निकलते हैं तो हमें प्रसन्नता, हैप्पीनेस इसलिए होती है क्योंकि हम ऐसी वादियों में वहां पर घूमते हैं कि हर तरफ हरियाली है, पोल्यूशन वहां पर नाम मात्र को भी नहीं है। तो ऐसा कंट्री जो आगे कदम दर कदम बढ़ता चला जा रहा है और लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 आ रहा है। हमें भारत में भी हमें ये प्रयास करने, मैंने ये स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ इसलिए दिए कि अभी हमें बहुत ऊंचाइयों तक चढ़ना है, और सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। यदि हमने अपने आप को एनालाइज कर लिया और यदि हमने अपने आप में पा लिया कि हम कहाँ आज स्टैंड कर रहे हैं, वेयर वी हैव टू रीच, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। और जिस कला में हम माहिर हैं, योगा में हम माहिर हैं, और हमें ऐसी लीडरशिप मिल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो कभी योगा डे अनाउंस कर देते हैं, कभी फिट इंडिया मूवमेंट अनाउंस कर देते हैं, इतनी स्कीम्स निकालते हैं और एक हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ हम लोग को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय भी आपको प्रेरित करता है, आपको एक इस तरह का इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहता है कि आप प्रसन्न रहें, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हैप्पीनेस की जब हम चर्चा करें, हैप्पीनेस शुड बी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट विद इन यू। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आप खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं, मैं समझती हूँ कि अवश्य ही हम इस हैप्पीनेस इंडेक्स के लैडर पर हम अवश्य ऊपर चढ़ पाएंगे। यही सब सोचते हुए आज प्रातःकालीन जब ये कार्यक्रम हो रहा था, मैंने 3 अनाउंसमेंट्स किए हैं और पत्र भी मेरे तैयार हो रहे हैं, शायद आजकल में निकल जाएंगे। 3 of these centers, one is the yoga center which will be led by Professor Giri, जो ये खुद ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और इनसे अच्छा मैं नहीं समझती कोई इस सेंटर के लिए उपयुक्त रहेगा। तो डॉक्टर गिरी विल एक्ट एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द योगा सेंटर। है ताली तो बजा दीजिए सबसे मेहनत की। बाकी के 2 नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन सेंटर्स के नाम एक है हैप्पीनेस सेंटर। तो जब भी आपका मन बोझिल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की जिंदगी में ऐसे पल ना आए जब हमारा मन बोझिल ना हो, जब हमारा मन दुखी ना हो, लेकिन ऐसे समय में दिस हैप्पीनेस सेंटर विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग। आप सारे अपने गम भूलकर एक ऐसा वातावरण हम आपको देने का प्रयास करेंगे जिसमें आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी के साथ कभी कभी मन में आता है
कि सब कुछ छोड़कर हमें एकांत चाहिए और उस एकांत में ही हमें शांति मिलेगी, उस एकांत में ही हमें हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस भी हर एक के लिए अलग अलग टर्म्स हैं। सो आई फील दैट देयर शुड आल्सो बी अ मेडिटेशन सेंटर इन द यूनिवर्सिटी। तो उसको भी हम लोग अब इमीडिएटली सबके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे। सो आई डू होप कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे आपको अवश्य ही एक प्रेरणा मिली है कि हम योगा करें और हम हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएं। और हैप्पीनेस में हर एक हम लोग की जो कार्यशैली है, हम लोग एटलीस्ट वी कैन डिवाइड आवर एंटायर डे इनटू 2 प्लेसेस, एक अपना कार्यस्थल और एक अपना घर स्थल। हर एक को कार्य करने के लिए आना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ रहा है, चाहे पढ़ाने के लिए आ रहा है, चाहे ऑफिस में काम करने के लिए आ रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय की फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ। और फिर उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना है? घर जाना है। यहाँ पर तो आकर आप बहुत प्रसन्न हुए। यूनिवर्सिटी में मैडम ने कहा था काफी कुछ तो पूरा नहीं, काफी कुछ तो मैडम ने करके दिखाया, हम बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो ऐसा लग रहा है हम विश्वविद्यालय में प्रसन्न रह पाएंगे। लेकिन घर जब पहुंचे आप छोटे भाई से लड़ पड़े। जैसे ही आप पहुंचे, आप अपने छोटे भाई से सबसे पहले आप उसके हाथ से आपने रिमोट लिया, ये तू सीरियल क्यों देखेगा, मैं तो दूसरा सीरियल देखूंगा या मुझे न्यूज देखनी है। लड़ाई शुरू हो गई ना। हैप्पीनेस कहाँ गई? जो आप हैप्पीनेस आपके पूरे आप दिन में इतने खुश वहां पर गए थे, घर जाकर आपकी हैप्पीनेस खत्म हो गई। अब दूसरी तरह भी हो सकता है, घर से आप बड़े खुशी आए, सुबह आप उठे और माँ ने आपके लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाया, एक स्माइल दी, अच्छा सा टिफिन पैक किया, कपड़े वपड़े सब तैयार करके दिए, बेटा जा तो यूनिवर्सिटी जा रहा है, हैव अ नाइस डे। और आप बड़ी खुशी निकले वहां से। लेकिन यूनिवर्सिटी आए, किसी से लड़ाई हो गई कि अच्छा नहीं लगा, क्लास नहीं अटेंड की, बंक कर दी, लेकिन बना लिए दोस्तों ने प्रोग्राम, आज ऐसा करते क्लास बंक करके और ये कर लेते, नाम नहीं ले रही मैं, जो आप लोग अक्सर किया करते हैं। लेकिन बाद में गिल्टी फील हुए कि माँ ने तो कहा था हैव अ नाइस डे, खूब पढ़ के आना, बढ़िया तरह से भेजना, तो आप जाकर वहां पर दुखी होकर घर लौटेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आपका घर हो, ये जो हम हार्मोनी की बात कर रहे थे, हमें दोनों स्थानों पर एक हार्मोनी बनाकर रखनी है। अपने आप को इतना बैलेंस्ड रखिए। जैसा मैंने कहा आपसे कि परेशानियां हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन आप सफल व्यक्ति तब हैं जब आप परेशानियों को अपने ऊपर हावी न होने दें, परेशानियों के ऊपर आप हावी हो जाएं। याद रखना है, ताली बजाने से खाली काम नहीं चलेगा है। कभी कोई परेशानी आए तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, and you have to overcome all the difficulties in your life. This is a transition period in your life where you are studying here in the university. You have to go out, you have to move out, you have to face the society, you have to make your own earning and learning. तो इसमें आपको सफलता मिले। मैं विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम लोग, चाहे वो शिक्षक गण हो यहाँ पर, चाहे अधिकारी गण हो, हम सभी का ये प्रयास है कि आप कल यहाँ से एक बहुत अच्छे नागरिक बनकर निकलें। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर नितिन कुरपाल जी का। और मंच की दर्शक दीर्घा में विराजमान बुंदेलखंड नहीं वरन पूरे भारत देश में योग का तथा संस्कृति और आयुर्वेद के सिद्धस्त श्रद्धेय योगाचार्य विष्णु आर्य जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे जो कि आज भी एक योग के क्षेत्र में आइकॉन संत हैं या योग को जो जीते हैं, उनका हम सब आदर्श के रूप में पालन भी करते हैं। श्रद्धेय योगाचार्य एन.आर. भार्गव जी, श्रद्धेय गुरुमाता कहें और उनके साथ उनके निरंतर रूप से योग की शक्ति को निरंतर उनके सह के रूप में उन्हें से गुरुमाता मिसेज भार्गव को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और उपस्थित हमारे सभी तरुणाई को जीने वाले और इस विभाग के विभाग अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में यह 10 दिवसीय कार्यशाला जो निरंतर चल रही है और उनके साथ में उनकी पूरी टीम
आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर ब्रजेश जी, डॉक्टर नितिन कोरपाल जी तथा एमए एवं शोध क्षेत्र से जुड़े हुए योग के विद्यार्थियों। बंधुओं, आपको यह विषय बहुत ही योग के बारे में बड़ी चर्चा आई और योग के बारे में आप लोग जी भी रहे। निश्चित रूप से हम भी आप सबके साथ के विद्यार्थी थे। आज से 30 वर्ष पहले मैंने योग को ज्वाइन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि योग के बारे में आप सब जानते हैं, परंतु दुख का बांटना तथा स्वास्थ्य को देना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। 10 दिन में योग शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों ने ग्राउंड लेवल पर जाकर जब लोगों के बीच योग का कार्य किया और लोगों को जोड़ा, तो यही तो योग का विस्तार था। और आपने उनको जो लाभ दिया है, आज पहला एक अनुभव प्रयोग मुरारजी देसाई इंस्टीट्यूट और आयुष विभाग के माध्यम से विभाग ने जो अभिनव प्रयोग किया और 5000 से 7000 लोगों ने योग किया, जिसमें एमए तथा बीए और शोधार्थी छात्रों का बड़ा संकल्प भाव कि जो उन्होंने सीखा था वो उन्होंने करके दिखाया। मैं कहना चाहता हूं इसके मूल में योग की शक्ति है। अभी सद्य नितिन कोरपाल जी कह रहे थे कि इनकी बच्चों के प्रस्तुतिक्रम में बड़ी सौम्यता है। यह अनुशासन किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है इनके मूल में योग का अनुशासन स्वतः परिलक्षित हो रहा है। मैं इस तरह से अपने 2 मिनट में एक अपील करूंगा कि योग की चर्चा अभी विभिन्न विद्वानों ने आपसे की है। योग आप जी भी रहे। अभी एक गणेश स्तुति हो रही थी और उसमें लोगों ने बड़ी योग की भाव भंगिमा से प्रस्तुति भी की है। परंतु कहते हैं कि योग का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है और एक योग का साधक जब अंतिम चरण में अपनी मृत्यु को प्राप्त करने लगा तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, अब आप जा रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र दो कि हम अपने जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों को पहुंच जाए और मोक्ष को प्राप्त कर जाए। आपका गुरुदेव कौन था? जाते समय उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव की बात न सोचो, गुरुदेव की बात मत पूछो, यदि मैं अपना गुरु बताऊंगा तो आप इसमें चिपक रह जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब चूंकि मेरा शिष्य बड़े भाव भंगिमा से अंतिम दिन में पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा मेरा गुरुदेव स्वान है, कुत्ता है। उन्होंने कहा अरे गुरुदेव जी कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं एक वृक्ष के नीचे साधना का कार्य कर रहा था और एक कुत्ते को बड़ी कस के प्यास लगी और प्यास लगने के बाद वो जब नदी के पास आया और उसने अपनी आकृति को जब देखा तो कुत्ते में एक घाव भंगना होती, दूसरा कुत्ता देखता है तो वो अपनी प्यास को छोड़कर भौंकना प्रारंभ कर देता है और भौंकता रहता है। और क्षण भर के बाद याद आता है कि वो पानी पीने के लिए प्यास के लिए उतरा था और वो उस तपाक से नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद पानी भी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है और जो आकृति देखती है वो मिट जाती है। इसका मतलब है योग करने वाले साधक का दिल जिस दिन मन अपने आप मिट जाए, इसका मतलब है आप निश्चल मन हो गए, निर्मल मन हो गए, प्रेममय मन हो गए। मैं करुणाई से एक उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है ट्रेन का रास्ता। ट्रेन के रास्ते में आपके लिए पातन चाहिए, हरी झंडी चाहिए, आपके लिए ट्रेन के रास्ते में सिग्नल चाहिए। दूसरा रास्ता है नदी का। नदी का रास्ता खुद तय करती है, नदी चट्टानों को तोड़ती है, अपने प्रभाव को तोड़ती है। मैंने जैसा योग के क्षेत्र में यहाँ के योग के एमए के विद्यार्थी, बीए के विद्यार्थी और शोधार्थियों की उनकी संकल्प शक्ति को देखा तो उनमें नदी का प्रभाव है। वे बंदियों में जाकर योग करा रहे, उनकी भाव भंगिमा से करा रहे कि 800 लोग एक अनुशासन में योग कर रहे हैं। पार्क में जाकर, विद्यालय में जाकर, बाल संजीवनी विद्यालय में जाकर, हॉस्टल में जाकर, ये क्या है? ये सब योग का एक पारंपरिक प्रशिक्षण आपको मिला। मैं बधाई देता हूं सत्य योग अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम को और इस विश्वविद्यालय के कुलपति को कि जो आपने कार्यशाला की है वह कार्यशाला निश्चित रूप से एक सार्थक सफल हुई है और सागर नगर में एक योग का वातावरण रहा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि दुजानाम् आयु प्राणं प्रजाम् पशुं कीर्तिं दृढं ब्रह्मवर्षाम् मह्यं तत्त्वा विदित ब्रह्मलोकम्। ओम शांति। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है
कि योग महोत्सव की भूमिका निभाई जा रही है। पिछली बातों को न दोहराते हुए समय का पालन करते हुए हम अपनी बात कहेंगे। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मानसिक तनाव में बैठे हुए थे। कब कार्यक्रम समाप्त हो, कब भागे यहाँ। हम आपके लिए शारीरिक पीड़ा नहीं देना चाहते ज्यादा समय तक। जहाँ शरीर के सुख की बात हो रही है, मन के शांति की बात हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति की बात हो रही है, और आप सब शारीरिक और मानसिक पीड़ा में बैठे हुए। जब है ना सत्य बात सब जानना चाहते। सब 3 बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। पहला, सुख निरोगी काया। यदि शरीर सुखी है, किसी प्रकार से बीमार नहीं है, तो पहला सुख है निरोगी काया। और आज जितने बैठे हैं और जितने बाहर देखेंगे आप सब बीमार, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सभी बीमार हैं। और मानसिक बीमारी के कारण लोग अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है। और मानसिक बीमारी के कारण आप लोगों में से युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रही है। तो मानसिक तनाव का ही कारण है कि नहीं? पढ़ाई में मन नहीं लगना, उधमबाजी करना, गुंडागिरी करना, शराबबाजी करना, ये क्या है? मानसिक तनाव का ही कारण है। तो मानसिक तनाव को दूर करना है पहले। शारीरिक सुख कब होगी? अभी आहार की भी चर्चा हुई बीच में कि भोजन कैसा हो। अब हम आपसे सिर्फ पूछते हैं 2-3 बातें। आप लोग योग करते हैं, नाश्ता में क्या लेते हैं? यदि पूछा जाए तो आप नाश्ता में क्या खिलाएंगे? बोले ब्रेड, पोहा, चाय, यही लेते कि नहीं? अब पोहा क्या है? भसा है कि नहीं? शुद्ध रूप से अब भसा खा के शरीर बना रहे हैं लोग, योगाचारी बने। कैसे बनेंगे आप लोग? अरे कम से कम योग करने के बाद 4 बादामें खाओ, 1 गिलास दूध पियो, कुछ अच्छी हरी सब्जियां ले लो, फल खाओ, तब से तुम्हारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक क्षमता बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी और बुद्धि का विकास भी होगा। दिन भर तो आपको मोबाइल देखना, न जाने कितना खुरापात मोबाइल में भरा हुआ है। ये सब तनाव का कारण है, टेंशन का कारण है। इसी कारण आप लोग अच्छी उन्नति नहीं कर पा रहे, कोई भी व्यक्ति। तो सबसे पहले आपके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना। योग का मतलब खाली आसन प्राणायाम नहीं है, जैसे कि कई विद्वानों ने व्याख्यान दिए हैं, उसमें हम आपको दोहराना नहीं चाहते। शरीर को स्वस्थ रखना। देखो आजकल क्या हो रहा है, पैसा कमाने को सारा शरीर बेकार कर रहे, तोड़ रहे हैं। दिन भर पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और जब बीमार पड़ते हैं तो सारा पैसा कहाँ जाता है? डॉक्टर दवाई के पास। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो स्वस्थ रखो, पैसा भी बचाओ, शरीर से स्वस्थ रहो, आधा घंटा योग अभ्यास करो और मानसिक तनाव दूर रखो। अभी मैडम बोल रही थी कि हंसते नहीं हो, हंसी है ही नहीं आपके चेहरे पे। नहीं हंसी की कहेंगे तो क्या हंसेंगे? ये कोई हंसी नहीं। अरे ऐसा हंसो कि दिल खोल के हंसो, लोट पोट हो जाओ। हंसने नहीं आता तुम लोगों के लिए कभी? तनाव में बैठे हुए, चेहरे पे चमक नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाना शुरू कर दिया। अरे योग करोगे, व्यायाम करोगे, अच्छा योग के अभ्यास करने के पश्चात दूध पियो, घी खाओ, बादाम खाओ, कुछ फल खा लो, तो चेहरे पे चमक रहेगी। फिर ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा तुम लोगों को। ध्यान रखो, आजकल लड़कियां तो जाती, लड़के भी बहुत जाने लगे। तो अच्छी बात यह है कि योग के साथ साथ खान पान सुधारो। ये व्यवहार की योग है, व्यवहार की योग नहीं सुधरेगा तो आगे नहीं सुधर सकते। हमें अपने घर में आप मोबाइल देखते रहते, मोबाइल में कितनी गंदगी भरी हुई है, वो सब तुम्हारे दिमाग में रहते, उसी के कारण सारा बेकार हो रहा। इसको कैसे निकालेंगे? कह तो दिया कि प्रसन्न रहो, प्रसन्न नहीं रहने का कारण क्या है? कैसे रहें? ये दिमाग में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, इस गंदगी को खाली करो ना पहले। देखो भाई, मोबाइल में जो भरोगे वही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भजन भरोगे, भजन निकलेंगे, गालियां भरोगे, गालियां निकलेंगी। अब तुमने अपने दिमाग में तो सारी गंदगी भर के रखी है। जब तुम ध्यान करने बैठते हो, प्राणायाम करते हो, प्रार्थना करते, सारी गंदगी बाहर आ जाती।
जहां तुम्हारा मोबाइल चालू रहा, मस्तिष्क के सारी गंदगी बाहर। तो हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज, गुरुदेव निरंजन जी कहते हैं कि पहले दिमाग को खाली करो, ध्यान करो, शवासन, योग निद्रा, अजपा जाप, सारे मस्तिष्क की विकारों को निकालो, खाली करो पहले अपने दिमाग को, जब भी तब पढ़ाई में आगे निकल पाओगे। खाली बातों की जमा खर्च से नहीं होना है योग। जब तक आप व्यवहारिक जीवन नहीं सुधारेंगे, घर में सुख शांति यदि चाहते हो तो सबसे पहले सुबह उठना शुरू करो। अब भोजन की बात आई थी, सोने की बात आई। आप कितने बजे सोते हैं? अधिकतर लोग 12 बजे, उठेंगे 9 बजे, भोजन कब करते हैं? बोले 12 बजे रात के, 11 बजे रात के। अरे प्रकृति ने बनाया है कि जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा वैसे वैसे शरीर की सारी क्षमताएं कम होती जाएंगी। अब जब 10 बजे रात के 11 बजे भोजन करोगे तो पचेगा कैसे? पचना नहीं, बीमारी बढ़ रही है। तो समय से भोजन करना सीखो, समय से उठना सीखो, और स्वास्थ्य सबसे अच्छा रह सकता 3 बातों में। हम तो यही कहते हैं, जहां अब जितने विद्यार्थी बैठते हैं अधिकांशों का पेट खराब रहता होगा, सिर दर्द रहता होगा, नींद नहीं आती होगी, और कंप्यूटर चलाते रहते हैं, मोबाइल तो सर्वाइकल हो गया, कमर दर्द हो गई। ये बीमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़ी जाती है। इसका भी ध्यान रखो थोड़ा सा। योग खाली सिद्धांत बताने की बात नहीं है, करने की चीज है। तो हम व्यवहार की योग की बात कर रहे हैं। आपको सिद्धांत तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों के सुने, हमने भी सुने, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। पर यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, परिवार में सुख शांति चाहते हो, तो योगमय जीवन बनाना प्रारंभ करो। योगमय में कैसे? जल्दी प्रातःकाल उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ भगवान का भी नाम लो, अच्छी बुद्धि आ जाए, समय से भोजन, समय से काम, थोड़ा सा योग अभ्यास को करने, अपने चुने हुए कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, ये करना शुरू करोगे तो आपके चेहरे पे चमक बनी रहेगी, आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो देखो भाई, यदि आपने दिशा बदल ली तो दशा सुधर जाएगी, और दिशा नहीं बदली तो दशा भी बिगड़ी रहेगी। ये ध्यान रखना। पढ़ाई से खाली काम नहीं चल रहा, ये भी ध्यान रखो। नौकरी भी नहीं मिलने वाली आजकल इतने जल्दी। उनको नौकरी मिलेगी जो ज्यादा एडवांस होंगे, अच्छे तरीके से जिन्होंने पढ़ाई की होगी, अच्छे नंबर होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो दिमाग को ठीक रखो, ये खुरापाती दिमाग बंद करो, अनावश्यक सोचना बंद करो, मोबाइल चलाते चलाते सोना बंद करो। ये योग नहीं है, ये वियोग है, जल्दी मरोगे जल्दी जाओगे, ये भी ध्यान रखना। और एक बात है, देखो यदि स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो कार्ड मिलता नहीं मिलता कि भाई इसको 6 महीने 3 महीने में इसकी सर्विसिंग करा देना, होता नहीं होता? यदि सर्विसिंग नहीं कराओगे तो क्या होगा? गाड़ी खटारा हो जाएगी कि नहीं होगी? फिर कहाँ भेजोगे उसको? गैरेज में, मिस्त्री के पास। इसी प्रकार से शरीर का भी भगवान ने शरीर दिया तो योग के माध्यम से इसकी सर्विसिंग कराते रहो रोज, नहीं तो खटारा गाड़ी हो जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा आप सबको। ध्यान रखो इस बात का। तो कुछ अपना नियम बनाओ। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े विद्वान योग के बैठे हुए हैं, इनका मार्गदर्शन लो, कुछ आसन चलो प्रतिदिन, थोड़ा सा प्राणायाम, ध्यान, और इतना प्रसन्न रहो, प्रसन्नता बांटो। खाली अपने आप प्रसन्न मत रहो, दूसरों को भी बांटना शुरू करो। घर में जाओ तो प्रसन्न चेहरा होना चाहिए, घर से निकलो तो प्रसन्न चेहरा होना चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं हरिओम तत्त तो जल्दी हवा में खिसक जाओगे, सीधी सी बात। और माता पिता की आज्ञा पालन करना शुरू करो। जिन्होंने माता पिता और आचार्य की आज्ञा मान ली उनका जीवन सुखमय। इसलिए कहा है मातृवान पितृवान आचार्यवान वेदा। योग एक खाली योग नहीं, योग एक जीवन जीने की कला है। इसमें अनेक विषय आते हैं। तो चूंकि अब समय काफी हो चुका, हमें इतना समय नहीं लेना चाहिए था, 5 मिनट से हमने शायद ज्यादा ले लिए। तो हमारा यही निवेदन है सभी विद्यार्थियों से कि योगमय जीवन यदि बनाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, बुद्धि तीव्र रखना है, समाज में कुछ आपको आगे बढ़ना है और भारत का मान बढ़ाना है, तो आपको योगमय जीवन बनाना पड़ेगा। हम तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को आपको धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने विश्व में योग की डंका बजा दी।
जानते तो बहुत थे योग के नाम से, पर योग को किस ढंग से करना, किस ढंग से पूरे विश्व में फैला दिया। और सौभाग्य है कि सागर विश्वविद्यालय भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय योग का विभाग है। मुझे मालूम है संचलन प्रसन्न में यहाँ पर योग शुरू हुआ था, बाद में यहाँ पर विद्यात हुआ है जब राम प्रसाद जी त्रिपाठी कोई समय कुलपति हुआ करते थे। सौभाग्य आप लोगों का कि ऐसी जगह आप जुड़े हुए हैं। तो हम अंत में एक ही आपसे निवेदन करेंगे और आशीर्वाद भी देते। देखो अपने यहाँ दो चीजें हुई हैं, जब से समाज में योग और यज्ञ बंद हुए, समाप्त हुए, तब से दरिद्रता घेर ली। लोग योग करते थे, बीमार नहीं थे, दवाइयां नहीं खाते थे, और यज्ञ करते थे तो वातावरण शुद्ध रहता था, वायुमंडल शुद्ध था, वर्षा समय पर होती थी। वो सारे कम जब से बिगड़े, जब से इनका कम हुआ तभी से पतन प्रारंभ हो गया। तो घर में यज्ञ भी करो, योग भी करो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता बांटो, और इतना हंसो कि लोट-पोट हो जाओ। और खाने पर जरूर ध्यान रखो। अपने देश में जितने भी बड़े पहलवान हुए, जितने भी राजा महाराजा हुए जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, आपको पता है कई तलवारों की बाढ़ से आते थे, फिर भी लड़ते थे सुबह जा करके। कारण क्या था? उनकी खुराक क्या थी? क्या मीट मटन खाते थे क्या? वो सबसे अच्छा दूध, घी पीते थे। हर वाक्य ने तो लिखा है ऋणरिष्टा पीते, क्या लेके भी घी पियो, तो घी पी लोगे पर हजम करने की क्षमता बना के रखना, न 10 लग जाएंगे बीमार हो जाते। इसलिए दूध और घी खाओ, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। हमारा आशीर्वाद है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमारे योग विभाग में इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं। भविष्य होते रहेंगे, होते आ रहे हैं, और यहाँ तक विश्वविद्यालय में योग का कार्यक्रम होता ही है। सिटी में भी पिछले 2 वर्ष तो नहीं हुआ, अभी 6,000, 6,500, 7,000 आदमी एक साथ योग करते 21 तारीख को बेटे भगवान भगत सिंह, आप लोग भी बहुत से जाते हैं। तो उसी उत्साह के साथ हम लोग योग दिवस मनाएं, अपने जीवन को सुखी और प्रसन्न रखें और प्रसन्नता बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद।